क्वांट राउंड, एनालिटिकल राउंड, इंग्लिश ग्रामर राउंड, देन एडिशनल इंग्लिश मॉड्यूल। ठीक है, 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस एंड 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली सेक्शन वाइज बता रहा हूँ। जो भी क्वांट के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करें ना, कोई भी जो क्वेश्चंस होंगे ना रियल असेसमेंट में, ऐसे क्वेश्चंस पर्टिकुलर नहीं मिलेंगे, बट कंसेप्ट मैंने सभी क्वेश्चंस के जो भी यूज हम करेंगे ना क्वांट के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस ना सोल्व करके दिखाएंगे हम कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि नंबर्स क्वेश्चंस के हमेशा सेम रहे। ठीक है, कि अगर कोई स्टेटमेंट में सेम नंबर यूज हो वही सेम नंबर आए, नहीं, कंसेप्ट सेम रहता है, नंबर्स यूजली चेंज होते रहेंगे। जो भी आगे क्वांट के 10 to 11 कंसेप्ट देखोगे ना, परसेंटेज के बेसिस पे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस के बेसिस पे, सीरीज के बेसिस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, जो भी मैं ये बोल रहा हूँ आगे ना, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड के फॉर्मेट में ना मैंने सभी क्वांट के ना क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हैं। गाइस अब ना हम क्वांट का फर्स्ट कंसेप्ट समझेंगे, रेशियो बेस्ड कंसेप्ट। ये ना सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है। अब इसमें ऑरेंजेस एप्पल्स का मैंने यूज करा, कोई भी आइटम्स वो दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में नंबर्स चेंज हो सकती हैं, आइटम चेंज हो सकती है, बट कंसेप्ट सिमिलर ही रहता है। ठीक है, तो इस करके ना मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। नंबर्स या आइटम्स चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। हमें ना एमसीक्यू ऑप्शंस दी हुई हैं। पहले ना मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि हमें गिवन क्या क्या है। इफ द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज 10 रुपीज है, इफ द कॉस्ट ऑफ एप्पल 20 रुपीज है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन मेरे को दे दी। मेरे को नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया टू फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ एप्पल बाय ऑरेंजेस। ठीक है, तो ये मेरे को फाइंड आउट करना है। अब इसमें मैं रेशियो का सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि जो भी चीज मेरे को फाइंड आउट करनी है उसके अगेंस्ट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट में यूज करूंगा। कॉस्ट ऑफ एप्पल कितना है? 20 रुपीज। कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज 10 रुपीज। ठीक है, तो इसका सिंपल 2/1। अब ऐसे ही मेरे को एमसीक्यू ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट एमसीक्यू वाली ऑप्शन है 1:2, नेक्स्ट है 3:1, उसके बाद है 2:1, उसके बाद है 4:3। तो ऑब्वियसली इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है, तो इसका ऐसे मैं इसकी थर्ड ऑप्शन मार्क कर सकता हूँ कि ये राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे वाला कंसेप्ट मेरे को रेशियो बेस में यूज करना है। तो गाइस अब ना मैं सेकंड कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ना ये वाला कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट परसेंटेज पे। ठीक है, अब इसमें ना सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। सपोज करो एक ट्रेडर है अभिषेक। ठीक है, उसने ना अपनी जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, पहले मैं उस पर ही बात करता हूँ। जो भी मेरी टी शर्ट थी मार्क करी एट 50% अबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, जो हमने समझ ली। सेकंड कंडीशन है उसके बाद ना 20% डिस्काउंट अप्लाई करा ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन थी। ठीक है, ये भी समझ ली। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है ना, अगेन 10% डिस्काउंट करा रिड्यूस प्राइस पे। जो भी ये वाला कैलकुलेट हम करेंगे, उसके बाद जो भी निकल के आएगा ना, उसके बाद 10% डिस्काउंट करेंगे, अप्लाई करेंगे रिड्यूस प्राइस पे। एट लास्ट मेरे को फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है? प्रॉफिट परसेंटेज। अब ना मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ। एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास मार्क प्राइस का ना, पहले निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस गिवन परसेंटेज इनटू सीपी। ठीक है, एज्यूम कर लो कि कॉस्ट प्राइस 100 मैं ले रहा हूँ, इवन की एक्स भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैंने ना कॉस्ट प्राइस एक बारी 100 एज्यूम कर लिया। अब मैं एमपी एक बारी फाइंड आउट करने के लिए ना कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, 100। ठीक है, जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो 150 एमपी मेरे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे एमपी निकल के आ गया ना, उसके बाद मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करूंगा। ये मैंने लिखी हुई है अप्लाइंग 20% डिस्काउंट। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा ना 150 माइनस 20% इंटू एमपी। जो लास्ट मेरे पास निकल के आएगा ना 20% डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद, तो वो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। जो भी ये तो मैंने 20% डिस्काउंट अप्लाई करा था, बट अब मेरे को ये 10% डिस्काउंट भी तो अप्लाई करना है ना। तो 10% डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए ना नेक्स्ट हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, जो भी ये मेरा रिड्यूस प्राइस निकल के आया था, ठीक है 120, अब मेरे को 10% डिस्काउंट अप्लाई करना है रिड्यूस प्राइस पे। ठीक है, एक बार ये भी मैं बताता हूँ। हाँ, जैसे मैं अप्लाई करूंगा 120 माइनस 10% ऑफ रिड्यूस प्राइस, तो 108 मेरे पास निकल के आ गई वैल्यू। ठीक है, एक बारी 108 निकल के आई ना, देन एट लास्ट मैं ना प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मूव ऑन करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करूंगा ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इन परसेंटेज ये बताता हूँ, नेट रिड्यूस प्राइस माइनस सीपी जो मैंने एज्यूम करा था, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस अगेन जो मैंने एज्यूम करा, इनटू 100 इस करके, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही 108 जो मेरा रिड्यूस प्राइस था,
100 जो मेरा कॉस्ट प्राइस था, 100 अगेन मेरा कॉस्ट प्राइस था, 100 अगेन जो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, तो 8% ना मेरा टोटल आंसर आएगा। और इसकी ना वैल्यूज चेंज हो सकती है, नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ट्रेडर का नाम चेंज हो सकता है, बट कंसेप्ट कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, परसेंटेज का सेम ही रहेगा। सो गाइस थर्ड कंसेप्ट की बात करेंगे। थर्ड कंसेप्ट ना नंबर एंड परसेंटेज वाला कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें कि हमें नंबर्स भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं, परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी पड़ती है कि डिपेंडिंग की स्टेटमेंट क्या है और उसकी हम कैसे कंडीशंस देखेंगे और कैसे कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ना मैं फर्स्ट कंडीशन देखता हूँ। एक क्लास में ना 70 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। अब 70 स्टूडेंट्स हमारे को पता चल गए। अब उसमें ना सेकंड कंडीशन मेरे को गिवन है कि 60% वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑरेंज जूस दिया गया था, ठीक है। 50% वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्पल जूस दिया गया था, ठीक है। अब मेरे को ना परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि जिनको, परसेंटेज नहीं, नंबर फाइंड आउट करना है कि जिनको दोनों ऑफर करा गया था, ठीक है, इवन की क्या कहते हैं एप्पल जूस भी और ऑरेंज जूस भी, ठीक है। तो मेरे को ये वाली परसेंटेज ना फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारे पास पता लग गया कि हमारे को गिवन स्टेटमेंट्स क्या है और हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद ना सोल्यूशन मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर बोथ की परसेंटेज भी, इवन की अगर बोथ का नंबर भी फाइंड आउट करना ना, तो सबसे पहले ऑरेंज जूस प्लस एप्पल जूस माइनस 100%, ठीक है। मैं वो देखना चाहता हूँ कि परसेंटेज में वो वाली देखना चाहता हूँ कि पहले जिनको ऑरेंज जूस भी और एप्पल जूस भी दिया गया था, ठीक है। तो ऑरेंज जूस की परसेंटेज मैं पहले ऐड कर दूंगा, उसके बाद मैं एप्पल जूस वाली परसेंटेज ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 100% उसमें से निकाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि टोटल ऑब्वियसली 100% ही होगा। तो मेरे पास 10% वो वाले स्टूडेंट्स निकल के आए जिनको दोनों ऑफर करा गया था, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली अगर मैं 10% मेरे पास नंबर पता, परसेंटेज मेरे को पता चल गई, तो उसके बाद मैं इजीली नंबर भी निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि टोटल हमारे को पता स्टूडेंट्स कितने थे ग्रुप में, 70 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, टोटल ग्रुप में। अब 10% वो बोले हैं कि जिनको दोनों ऑफर करा गया, ऑरेंज जूस भी और एप्पल जूस भी, 10% इंटू 70, ऑब्वियसली 7 स्टूडेंट्स वो बोले हैं कि जिनको दोनों ऑफर करा गया था, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो मेरे को नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया ना, ऐसे ही मेरे को परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए अगर कहा गया था तो 10% आ जाता, ठीक है। तो ये वाला नंबर एंड परसेंटेज कंसेप्ट था थर्ड कंसेप्ट। सो गाइस अब ना एज बेस पे समझाने लगा हूं, ठीक है। तो ये इसको ना हम फोर्थ कंसेप्ट मान सकते हो। एजेस के बेस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ना बात करते हैं सबसे पहले गिवन कंडीशंस के, ठीक है। सपोज करो एक ए कोई पर्सन है, एक कोई बी पर्सन है, ठीक है। स्पेसिफिकली पूरा डिटो क्वेश्चन नहीं ले रहा, सिंपली एक्सप्लेन करने के मीडियम से ही ए एंड बी कोई दो पीपल हैं, ठीक है, कोई दो स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। अब इनकी ना ए एंड बी की एज की रेशियो ना 5/4 है, ठीक है, 5:4 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। आफ्टर 9 ईयर्स ए एंड बी की रेशियो जो है वो 8/7 है, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन गिवन है हमारे को। मेरे को फाइंड आउट करनी है, आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो ये मेरे को फाइंड आउट करना है। मेरे को पता चल गया कि मेरे को क्या फाइंड आउट करना है। हालांकि ये वाली कंडीशन मेरे को गिवन थी 8/7, ये वाली कंडीशन भी मेरे को गिवन है 5/4। आफ्टर 9 ईयर्स उनकी रेशियो हो जाएगी जो भी एजेस की 8/7, ठीक है। हमने स्कूल्स में बेसिकली ये वाले कंसेप्ट बहुत बड़ी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं ना एक बारी यही वाला कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, एज ऑफ ए बाय एज ऑफ बी इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास है, ठीक है, जो गिवन है। मैं एक बारी करंट एज एट प्रेजेंट मान सकता हूँ कि x है, ठीक है। तो ये मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। आफ्टर 9 ईयर्स इनकी एज की रेशियो 8/7 है, तो वो भी मैंने फॉर्मूला में लगा दिया, एज ऑफ ए बाय एज ऑफ बी आफ्टर 9 ईयर्स, ठीक है। तो ये वाला आफ्टर 9 ईयर्स हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। 5x प्लस 9, 4x प्लस 9, ठीक है। 5/4 थी इसकी, 5x प्लस 9, 4x प्लस 9 मैंने इसकी एज्यूम कर ली, और इनकी रेशियो मेरे पास क्या गिवन थी 8/7, ठीक है। अब मैं ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जो भी ये फॉर्मूला है 5x प्लस 9 बाई 4x प्लस 9 इक्वल टू 8/7, ठीक है। अब मैं ना इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, 35x प्लस 63 इक्वल टू 32x प्लस 72। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 4x प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास ना x की वैल्यू जो निकल के आई 3, ठीक है। अब डिफरेंस इन देयर एजेस विल बी 3 इयर्स, क्योंकि मैंने करंट एज एट प्रेजेंट मानी हुई थी
x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3, तो 3 ईयर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये टोटली ना एज बेस्ड कंसेप्ट होता है। ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं एजेस के बेसिस पे। ये सिंपली एक मेथड था जिससे हम एज निकाल सकते हैं, करंट एज, प्रेजेंट एज किसी भी XYZ पर्सन की। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंसेप्ट, ठीक है। अब इसमें ना ये एक बार मैं गिवन बता देता हूँ और उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे, स्पीड इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे ही सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। अब ना मेरे को ना स्पीड दी हुई है, अपस्ट्रीम स्पीड मेरे को दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम स्पीड मेरे को दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मेरे को फाइंड आउट करना, आई हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये वाली मेरे को फाइंड आउट करनी है, ये मेरे को गिवन है, ये भी मेरे को गिवन है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में ना ऐसे गिवन नहीं होगा कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ बोट दी होगी, अगेंस्ट द स्ट्रीम दी होगी, अगेंस्ट द मतलब डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब ऐसे ही अपस्ट्रीम स्पीड के बारे में लिखा होगा। अब जैसे ही मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ना, बहुत इजी है, लाइक ये बेसिक जो हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है, स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2, ठीक है। सिंपली मैंने वैल्यूज इंसर्ट कर दी फॉर्मूला में, 20 प्लस 10 बाय 2 इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है, बस इसमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ये जरूर ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला याद रखना, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2 इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब ये ना कंसेप्ट बहुत ही इजी है, मतलब बेसिक सा कंसेप्ट है। बस ये ना फॉर्मूला याद रखना कि टाइम को, टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। ऐसे स्पीड का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर डिपेंडिंग कि हमारे पास क्या उनकी आस्क है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब ना सिंपली एक ना स्टेटमेंट है जो गिवन है, पहले मैं गिवन से ही स्टार्ट करता हूँ। अभिषेक है, ठीक है। अभिषेक कोई पर्सन है, ठीक है। उसको ना 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। उसके लिए है ना अभी उसकी करंट जो स्पीड है ना 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को ना फाइंड आउट करने के लिए कहा गया टाइम कि वो 400 किलोमीटर, अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो वो कितने टाइम में 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये आस्क है हमारे को टाइम फाइंड आउट करना, ठीक है। टाइम मेरे को फाइंड आउट करना, मेरे पास टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब ये वाला मेरे पास फॉर्मूला था, सिंपली मैं वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, 400 बाय 80 मेरे पास 5 आवर्स निकल के आ जाएगा टाइम पीरियड। ऐसे ही अगर मेरे पास स्पीड दी होती और मेरे पास टाइम दिया होता तो सिंपली डिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करने के लिए कहा होता कि वो इस स्पीड और इस टाइम से अगर वो चलेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। ऐसे में डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड वाला फॉर्मूला लगा के कवर कर सकता, तो 400 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस भी निकल के आ सकता था, ठीक है। इस करके क्वेश्चन में ना हर बारी वैल्यूज, हर बारी डिफरेंट डिफरेंट आस्क होगी उनकी, बट कंसेप्ट हमारा बेसिक ही रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस याद रखना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ऐसे ही फॉर्मूलाज ना इंटरचेंज होते रहेंगे। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है कंपाउंड ग्रोथ और पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। अब ना पहले मैं बताता हूँ कि हमारे को गिवन क्या है, उसके बाद हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे को गिवन है ना, एक कंट्री, एक सिटी की पॉपुलेशन ना 2 लाख है, ठीक है। और मेरे को ना उसके बाद एक सिचुएशन दी गई है कि अगर यही पॉपुलेशन 10% ईयरली इंक्रीज करती है, ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स वही सेम सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से मैंने क्वेश्चन समझा दिया। अब ना एक सिर्फ फॉर्मूला याद रखना कि जो पॉपुलेशन फाइंड आउट करने का, ठीक है, P इक्वल टू पी नोड इंटू 1 प्लस आर बाई टी। अब ना मैं ये फॉर्मूला पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इस फॉर्मूला को हम कैसे इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ये वाली जो P है ये है पॉपुलेशन जो मेरे को एक्चुअल फाइंड आउट करनी है आफ्टर 4 इयर्स, ठीक है। 10% ईयरली जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी ना, तो ये मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन है जो मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करनी है मेरे को। अब इसके बाद जो ये P है, P नोट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये P नोट है, तो ये है इनिशियल पॉपुलेशन जो मेरे को गिवन है, 2 लाख मेरे को गिवन है, इंटू 1 प्लस आर, आर है ग्रोथ परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज है 10% ईयरली, ठीक है, ये भी मेरे पास गिवन है। जो ये है T है इक्वल टू टाइम पीरियड 4 ईयर्स, लाइक आफ्टर टाइम स्पैम ऑफ 4 इयर्स मेरे पास क्या पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी उस सिटी की, ठीक है। जब मैं वैल्यूज इंसर्ट करूंगा ना,
तो तब देखना कि जैसे ये वाली वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूला में इंसर्ट करी, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 1+10% उसका 4 टाइम्स, ठीक है। ऐसी मैं जब वैल्यूज इंसर्ट करके ना ये वाला पूरा मेरे पास फॉर्मूला बनेगा और इसको मैं ना कैलकुलेट करूंगा ना 2 लाख प्लस, अब इसको हम लाइक डिफरेंट सोल्व कर सकते हैं या ब्रैकेट में ही सोल्व कर सकते हैं, तो ये पॉपुलेशन आएगी ओरिजिनल निकल के, ठीक है। तो ये मैं ऊपर ऊपर से समझाना चाहता था कि कैसे कैसे फॉर्मूलाज होते हैं और हम इसकी कैसे कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें नंबर चेंज कर सकते हैं, मेरे को ग्रोथ परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं, मेरे को टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यूज इंसर्ट करके सीधा निकल के आ रही है वैल्यूज। तो ये था कंपाउंड ग्रोथ पॉपुलेशन बेस कंसेप्ट। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है एफिशिएंसी वर्क एंड टाइम के बेसिस पे, ठीक है। अब ना स्टेटमेंट में भी नंबर्स में भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन और कंसेप्ट सेम ही रहता है, ठीक है। अब ना एफिशिएंसी वर्क एंड टाइम का ना फॉर्मूला एक बार याद रखना, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ऐसे ही टाइम का वर्क बाय एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी का वर्क बाय टाइम। तो ये तीन फॉर्मूलास इस फॉर्मूला से निकल के आएंगे, तो ये जरूर याद रखना। अब ना पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट में एक्चुअली में हमारे से पूछा क्या गया और हमारे को गिवन क्या है। ए एंड बी दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में, और ना बी जो स्टूडेंट है उस काम को काम करने के लिए ना 5 टाइम्स लाइक ए से ना ज्यादा बढ़िया है, वो बी 5 टाइम्स ज्यादा बढ़िया ए से काम करता है। अब दोनों ए एंड बी ना उस काम को पूरा करने के लिए ना 35 डेज उनको लगते हैं, और हमारे से ना स्टेटमेंट में पूछा गया आई हैव टू फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क, ठीक है। बी अकेला उस काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा। अब इसमें ना वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। सपोज करो जैसे कि मैंने ए की एफिशिएंसी x एक बारी ली है, ठीक है, ऐसी b की एफिशिएंसी मैं 5x लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को स्टेटमेंट में गिवन है b इज 5 टाइम मोर गुड इन दैट एज कंपेयर टू a, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी हम यूज करेंगे। आगे हम चलते हैं। ऐसे ना मैं एफिशिएंसी इधर इंसर्ट करूंगा फॉर्मूला में, और टाइम हमारे को 35 डेज एक बारी दिया हुआ है, ठीक है। ए एंड बी का मैं कंबाइन एक बारी वर्क निकाल रहा हूँ। वर्क ऐसे ही देखना है x एंड 5x, ठीक है, टोटल 6x इंटू 35, तो ये वर्क ऑफ ए एंड बी क्या हुआ 210x। अब मेरे से स्टेटमेंट में पूछा क्या गया था, नाउ आई विल कैलकुलेट फॉर बी, ठीक है। तो ये मैंने फाइंड आउट करना, आई हैव टू फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क अलोन, ठीक है। अब एक बारी इस फॉर्मूला को भी हम देखेंगे। ए एंड बी का मेरे को मिल गया, ठीक है, कि वो 210x वर्क ए एंड बी का है। अब टोटल बी की एफिशिएंसी कितनी थी 5x, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी इज 5 टाइम्स मोर गुड इन दैट एज कंपेयर टू ए। ऐसी मैं टाइम का फॉर्मूला यूज करूंगा। ऐसे टाइम का मैं इधर से निकाल सकता हूँ ना, टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, और वही मैंने इधर यूज कर दिया टाइम फॉर बी। मेरे को बी का टाइम चाहिए ना, तो मैं बी के अकॉर्डिंग ही निकालूंगा। टाइम फॉर बी इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क ऑफ ए एंड बी कितना था 210x, ठीक है। अब बी का कितना है 5x, तो मेरे को बी का टाइम मिल गया 42 डेज में बी अकेला उस काम को पूरा करने का टाइम लेगा। तो ये 42 डेज इसका आंसर हो सकता है। अब इसमें ऐसे नंबर्स में भी चेंज हो सकते हैं, बट कंसेप्ट यही रहेगा। इस फॉर्मूला को याद रखना, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, डिमिनिश कंसेप्ट हम इसको कह सकते हैं। अब इसमें ना एक पॉइंट बताता हूँ, जो हमारे को गिवन है और जो हमारे को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। स्टेटमेंट में गिवन है ओरिजिनल वैल्यू 120 है, ठीक है, न्यू वैल्यू 90 है। अब ना ये एक और फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला एक बार याद रखना, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे ना हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे को फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है, परसेंटेज डिक्रीज मेरे को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं सिंपली वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, ओरिजिनल वैल्यू 120 माइनस 90 बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे को ना प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज हमारे को मिल जाएगी डायरेक्टली इस फॉर्मूला से। अब इसमें हमारे को न्यू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं, अगर हमारे को परसेंटेज डिक्रीज गिवन होता, ठीक है। तो सिंपली ये डिमिनिश कंसेप्ट है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स बेस्ड कंसेप्ट में। अब इसमें ना कुछ चीजें हमारे को गिवन है, जैसे कि प्लस को मैं डिवाइड के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, डिवाइड को मैं एडिशन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, सब्ट्रैक्शन को मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा,
मल्टीप्लाई को मैं सब्ट्रैक्ट के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे को ना गिवन कंडीशंस है। अब ऐसे ना मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 23 माइनस 2 प्लस 27 इंटू 100 बाई 10, ठीक है। तो ये मेरे को फाइंड आउट करना है। बट जो ये सीरीज लिखी हुई है, ठीक है, ये टोटल सीरीज लिखी है ना, पहले मैं इसमें ये वाले जो भी मेरे को मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिप्रेजेंट करे हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो मैं पहले ना इसमें ये इंसर्ट करूंगा ये सभी, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करूंगा ना तो फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आएगी, मैं वो भी शो करता हूँ। फाइनल वैल्यू आएगी 23 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 27 माइनस 100 प्लस 10, ठीक है। अब इसमें ना डायरेक्टली मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा, ठीक है। हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है बोर्ड मास कंसेप्ट, ठीक है। पहले डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन तब हम करते होते हैं, ऐसे ना हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बोर्ड मास कंसेप्ट से। बट पहले इसमें ना ये सारे इसमें सीरीज में इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हमारे को फाइनल वैल्यू मिलेगी। सो गाइस नेक्स्ट है सीरीज बेस्ड कंसेप्ट। अब सीरीज बेस्ड कंसेप्ट का ना मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, मैं समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये वाली सीरीज मेरे को गिवन है 79, 80, 84, 93, 109। अब ये वाला नंबर नेक्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को समझ लग गया। देन अब ना हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। पहले ना मैं स्पेसेस दे दूंगा सभी नंबर्स में, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करा गया है, ठीक है। 109 के बाद वाला नंबर मेरे को यूज फाइंड आउट करना है ना। पहले मैंने देख लिया 80 और 79 में कितना डिफरेंस है 1 का, 84 और 80 में 4 का डिफरेंस है, 93 एंड 84 में 9 का डिफरेंस है मेरे पास, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट क्या है 109 एंड 93 में मेरे पास 16 का डिफरेंस है, 9 4 1 4 9 16, ठीक है। अब ऐसे ही 1 देखना स्क्वायर ऑफ 1 है, 4 देखना स्क्वायर ऑफ 2 है, 9 स्क्वायर ऑफ 3, 16 स्क्वायर ऑफ 3, 16 स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या होना था चाहिए था, स्क्वायर ऑफ 5 आना चाहिए था ना। स्क्वायर ऑफ 5 कितना होता है 25, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इधर मूव करूंगा, जैसे मेरे पास सीरीज थी 16, 16 के बाद आना चाहिए था 25, देन मैं 109 के बाद 25 ऐड करूंगा और फाइनल आंसर मेरे को 134 मिलेगा। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, स्क्वायर वाइज वाला सारा कंसेप्ट यूज हुआ, ठीक है। बट नंबर जरूर देख लेना एक बारी कि कौन कौन से कैसे कैसे नंबर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करूंगा इस मेथड में, ये वाले मेथड में जिसमें कि शो करा। वो 8 से लेके 15 क्वेश्चंस होते हैं तो वो टोटली क्वांट के ग्राफ्स के बेसिस पे होते हैं। अब क्वांट के ग्राफ्स ना इस वीडियो में मैं ना 3 क्वांट के कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 3 कौन कौन से कंसेप्ट, एक पाई चार्ट का कंसेप्ट, एक टेबुलर फॉर्मेट का कंसेप्ट, एक बार ग्राफ का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब इसको ना ऐसे मत समझना कि जो मैं एक्सप्लेन करूँ बिल्कुल एग्जैक्ट छपा छपाया आएगा, नहीं। मैंने जो क्वांट के ग्राफ एक्सप्लेन करे ना, मैंने इस मोटिव से एक्सप्लेन करे हैं कि अगर कोई भी नंबर्स आइटम्स कुछ भी कभी भी चेंज होती है ना, तो एटलीस्ट हमें ना कंसेप्ट क्लियर हो ताकि हम आगे कोई भी कैलकुलेशन कर पाए क्वांट के ग्राफ्स की। अब मैंने इसमें चेंजेस क्या करे हैं, नो डाउट रियल क्वेश्चंस मेरे को पता है, ठीक है। अब वो मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मे बी लाइक ब्रीच ऑफ रूल हो सकता है। कुछ भी कंपनीज के अकॉर्डिंग है, जो मर्जी ये समझती है, मेरे को लेना देना नहीं इनसे, ठीक है। अब इसमें ना मैंने आइटम्स चेंज कर दी, नंबर चेंज कर दिए, परसेंटेज चेंज कर दी, क्वेश्चन के ना थोड़े बहुत कंसेप्ट इधर से उधर कर दिए, ठीक है। सपोज कोई बैग्स वाला कंसेप्ट है, उसकी जगह शूज कर दिया। कोई 2 सब्जेक्ट्स है, कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो वो ज्योग्राफी फिजिक्स हिस्ट्री ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, आगे वीडियो में देखना कैसे मैं डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है। 3 मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। अब ऐसे ना हमें इन जो ग्राफ्स होते हैं ना, हर बारी क्वेश्चंस ना ऐसे आएंगे, डिफरेंस के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे, रेशियो के बेसिस पे, ठीक है। और ना परसेंटेज का एक फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक है। कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं लाइक फाइंड द डिफरेंस ऑफ वन आइटम बाय द डिफरेंस ऑफ सेकंड आइटम, ठीक है। तो इसका ना कंसेप्ट होता है एक पार्ट बाय होल इनटू 100, आगे आने वाली वीडियो में देखना। अब डायरेक्टली 3 जो क्वांट के ग्राफ्स एक्सप्लेन करें ना, उसको आगे देखो। कोई भी डाउट होता है कमेंट्स में जरूर पूछना एक बारी। सो गाइस सबसे पहले ना क्वांट के फर्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। टोटली ग्राफ का कंसेप्ट है ये। अब इसमें तो ये चेंज कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने पिज्जा के रिलेटेड ये बना दिया, बट एक्चुअल रियल असेसमेंट में ना इस
पिज्जा से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, डिफरेंट कोई कंसेप्ट होगा, आइटम डिफरेंट होंगे, ठीक है। कॉस्ट सभी पिज्जास की डिफरेंट होगी। अब ना पहले मैं ग्राफ को समझाता हूँ एक बारी। ये सारा ग्राफ ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया, देन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में पेस्ट करा गया है, ठीक है। अब इसमें ये देखना कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ना सभी पिज्जा मेंशन हो गए, सभी आइटम पिज्जा के, ठीक है। न्यूयॉर्क पिज्जा, इंडियन पिज्जा, कैनेडियन पिज्जा, सिंगापुर पिज्जा, अमेरिकन पिज्जा एंड देन इटली पिज्जा, ठीक है। अब इसमें हमारे को ये पता चल गया ना ये सब ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही ना सभी पिज्जास के ना प्राइस मेंशन करे हुए हैं, जैसे न्यूयॉर्क पिज्जा का प्राइस 50 मेंशन करा हुआ है, इंडियन पिज्जा का 100 मेंशन करा हुआ है, कैनेडियन का 150 मेंशन करा हुआ है, सिंगापुर का इवन की 200 मेंशन करा हुआ है, अमेरिकन पिज्जा का 140 मेंशन करा हुआ है, इटली पिज्जा का 190 मेंशन करा हुआ है। ग्राफ हमको समझ लग गया, ठीक है, कि कैसे कैसे ग्राफ है, सभी पिज्जास की आइटम है, उनकी कॉस्ट मेंशन करी हुई है। ऐसी मैंने ना सभी पिज्जास की कॉस्ट एक बार ना सेपरेट पेज पे लिख ली। मेरे को इन्होंने क्या कहा हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, द प्राइस ऑफ इंडियन पिज्जा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ सिंगापुर पिज्जा। अब ना मैं एक चीज समझाता हूँ, कभी भी अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन आया ना कि इंडियन पिज्जा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सिंगापुर पिज्जा, ऐसे ही कोई आइटम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड आइटम, ठीक है। एक बार एग्जांपल लिए, हर बारी फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज यही रहेगा, पार्ट बाय होल इनटू 100। अब इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं वो बताता हूँ। मेरे से ये आस्क है ना क्वेश्चन में ना, मेरी आस्क ये है, ठीक है, द प्राइस ऑफ इंडियन पिज्जा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ सिंगापुर पिज्जा। अब ऐसे ही इक्वल टू 100 बाय 200 इनटू 100, ये परसेंटेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, क्योंकि जो इंडियन पिज्जा का प्राइस है वो 100 था, ठीक है, जो सिंगापुर पिज्जा का प्राइस है वो 200, तो 100 बाय 200 इंटू 100 इक्वल टू 50% मेरे को इसका आंसर मिल गया। ये एक कंसेप्ट है, कोई भी अगर रियल असेसमेंट में कोई ग्राफ का क्वेश्चन होता हुआ देखोगे ना, तो ये एक कंसेप्ट हमने समझ लिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्राइजेस ऑफ 4 इंडियन पिज्जा एंड 3 न्यूयॉर्क पिज्जा, ठीक है। अब ना इंडियन पिज्जा 4 कर दिए, न्यूयॉर्क पिज्जा 3 कर दिया, ठीक है, और मेरे से ना इनका डिफरेंस पूछा गया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा, ऑब्वियसली पहले मैं 4 इंडियन पिज्जा का प्राइस निकालूंगा, देन मैं 3 न्यूयॉर्क पिज्जा का प्राइस निकालूंगा, ठीक है। एक इंडियन पिज्जा का प्राइस मेरे को पता है 100 मेंशन करा हुआ है, तो 4 इंडियन पिज्जा का प्राइस 400 रुपीज। 3 न्यूयॉर्क पिज्जा मेरे को क्वेश्चन में आस्क है, देन पहले ना मैं न्यूयॉर्क पिज्जा का एक पिज्जा का प्राइस देखूंगा, 50 रुपीज मेंशन करा हुआ है ना, उसके बाद ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग इसका बन गया 150 रुपीज, ठीक है। तो ये मेरे को दो मिलके ये 4 इंडियन पिज्जा का प्राइस, ये 3 न्यूयॉर्क पिज्जा का प्राइस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट इसका डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, 400 माइनस 150 इक्वल टू 250 रुपीज। ऐसे ही ये तो अभी डिफरेंस पूछा ना मेरे से इसकी परसेंटेज पूछ सकते हैं, मेरे से इसकी रेशियो पूछ सकते हैं, इंडियन पिज्जा बाय सिंगापुर पिज्जा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे ना वो रेशियो के अकॉर्डिंग, नहीं आई थिंक ये एवरेज के अकॉर्डिंग है, बट इसकी ना रेशियो भी पूछ सकते हैं कि इंडियन पिज्जा बाय कैनेडियन पिज्जा की रेशियो बताओ, इसकी परसेंटेज बताओ, डिफरेंस बताओ, सम बताओ, बहुत कुछ क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ऐसे ही ना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया, व्हाट इज द एवरेज प्राइस फॉर इंडियन, कैनेडियन, अमेरिकन एंड इटली पिज्जा, ठीक है। सभी पिज्जा के प्राइस मैंने इस करके लिखे हैं ताकि मेरे को सभी याद रहे, मैं साइड बाय साइड देखता रहूं कि किस पिज्जा का प्राइस क्या है, किस पिज्जा का प्राइस क्या है। मेरे से एवरेज पूछा ना, सबसे पहले हमें पता है फॉर्मूला ऑफ एवरेज क्या होता है, हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा है, ठीक है, एवरेज के फॉर्मूले, सम ऑफ आइटम्स बाय टोटल। मेरे को कौन कौन से पिज्जा पूछे हुए हैं, मेरे को पूछा हुआ है इंडियन, कैनेडियन, अमेरिकन, इटली पिज्जा। मैं सभी प्राइजेस देख लूंगा पिज्जा के, सम कर दूंगा उनका बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये एवरेज पिज्जा ऑफ 4 आइटम्स मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट था पिज्जा के रिलेटेड। ऐसे ही जो रियल असेसमेंट होगी उसमें कोई डिफरेंट कंसेप्ट हो सकते हैं, बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यही सेम रहते हैं, इसके नंबर चेंज हो सकते हैं, आइटम चेंज हो सकती है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट को घुमा सकते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट जिससे हमें क्वेश्चंस के आंसर निकालने। सो गाइस सेकंड कंसेप्ट पे हम बढ़ते हैं। ये ना 2 सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसे ही रियल असेसमेंट में ना कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, बट क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, क्वेश्चंस के टाइप सेम है, नंबर्स, परसेंटेजेस, आइटम, सब्जेक्ट सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है, वो मैंने जान के नहीं लिया। अब ना पहले मैं टेबल समझाता हूँ, देन हम ना उसके क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले हम टेबल ही समझते हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है।
स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, फिजिक्स की क्लास में एंड केमिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। अब फिजिक्स का जो टेबल देखोगे ना, इसमें ना अपीयर्ड कैंडिडेट्स मेंशन करे हुए हैं, ठीक है, कि जिन्होंने फिजिक्स का पेपर दिया। अब जिन्होंने नहीं क्लियर करा फिजिक्स का पेपर, उनकी ना परसेंटेज मेंशन करी हुई है, ठीक है, और वो भी ईयरली वाइज। जैसे 2016 में 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिक्स का पेपर नहीं क्लियर हुआ, 2017 में 30% स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिक्स का पेपर नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे ही 18 एंड 19 ईयर का भी सेम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का देखोगे, अपीयर्ड एंड नॉट क्लियर्ड का ना टेबल मेंशन करा हुआ है। ऐसे ही 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर नहीं क्लियर करा, 40% ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर नहीं क्लियर करा, सेम फॉर 2018 एंड 2019, ठीक है। टेबल का कंसेप्ट हमें समझ लग गया। देन मैं आता हूँ क्वेश्चन के कंसेप्ट में। क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन फिजिक्स फ्रॉम 2016 टू 2019। अब सिंपली अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझोगे ना, मेरे से ना सिर्फ एवरेज पूछी गई है 2016 से 2019 तक, और वो भी फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स की, इवन की जो अपीयर करा। इसमें ये देखना कि जिन्होंने सिर्फ अपीयर करा, मतलब जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि जिन्होंने क्लियर करा है या जो भी पास है, सिंपली जिन्होंने अपीयर करा फिजिक्स वाले पेपर में। अब एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है कि हमने कैसे निकाला था, ये वाला कंसेप्ट मैं बाद में समझाता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। एवरेज का फॉर्मूला सभी ईयर का मैं पहले टोटल कर लूंगा बाय उसका टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। 4 ईयर्स के डिफरेंट डिफरेंट अपीयर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने इधर मेंशन कर दिए, ठीक है। देन उसके बाद ना बाय उसका मैंने टोटल कर दिया, ठीक है। तो इसकी मेरे को ना एवरेज आ गई फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपीयर करा था ईयरली 2016 से 2019 तक, ठीक है। तो ये मेरी क्वेश्चन की ना आस्क थी, सिंपल सी क्वेश्चन की आस्क है। अब पहले ना मैं ये वाला कंसेप्ट भी समझा देता हूँ, क्योंकि ये ना कंसेप्ट हमारे को बाद में काम आएगा। सपोज करो मेरे को ना अपने क्लियर्ड स्टूडेंट की परसेंटेज चाहिए, मेरे को पास्ट स्टूडेंट्स की परसेंटेज चाहिए फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, ठीक है। मैं कैसे निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास मेंशन करे हुए हैं फिजिक्स के ईयरली वाइज भी, केमिस्ट्री के भी ईयरली वाइज, ठीक है, 2016 के से लेके 2019। अब मेरे को ना 2016 के फिजिक्स के वो स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने पेपर नहीं क्लियर करा, ठीक है। अब मैं कैसे फॉर्मूलास लगाऊंगा ये देखना, ठीक है। फॉर 2016 स्टूडेंट्स फेल 2000 मैंने निकाले, पता है मैंने कैसे निकाले, क्योंकि नोट क्लियर में ना 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पेपर नहीं क्लियर करा। ऑब्वियसली मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 20/100 इंटू 10,000, क्योंकि 10,000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने एक्चुअल में अपीयर करा था। ऐसे ही मेरे पास 2016 की परसेंटेज, 2017 की परसेंटेज, सभी परसेंटेज मेरे पास आ जाएंगी ना, 18, 19। तो ये मेरे पास ना 4 ईयर की परसेंटेज आ गई फिजिक्स के स्टूडेंट्स की जिन्होंने पेपर नहीं क्लियर करा, ठीक है। मैंने सब परसेंटेजेस ना इसमें मेंशन कर ली, 16 की, 17 की, 18 की, 19 की, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास सभी परसेंटेज आ गई, ठीक है, और वो भी फेल्ड स्टूडेंट्स की, अपीयर्ड की मेरे पास पहले ही थी, मैं उसमें पास स्टूडेंट्स की निकाल सकता हूँ ना, जैसे 10,000 माइनस 2000, 8000 जिन्होंने पास करा। ऐसे ही 20,000 माइनस 6000, 14,000 जिन्होंने पास करा पेपर फिजिक्स का। अब ऐसे ही 30,000 माइनस 12,000, 18,000 स्टूडेंट्स वो हैं कि जिन्होंने पास करा। ऐसे ही 2019 के लिए 30,000 माइनस 20,000, 10,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स का पेपर क्लियर करा 2019 में, ठीक है। कंसेप्ट समझ गए। अब ना मैं सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है शूज से रिलेटेड, ठीक है। अब ऐसे ही ना ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करा था। पहले ना मैं सारा पाई चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम इसके ना क्वेश्चंस के आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले ना टोटल शूज मैन्युफैक्चर्ड मेरे को गिवन है इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। तो ये टोटल शूज हैं 20,000 जो 2017 से 2021 के बीच में मैन्युफैक्चर हुए थे। पाई चार्ट में ना इनकी परसेंटेज लिखी हुई है, जैसे 20% शूज 2017 में मैन्युफैक्चर हुए थे, 2018 में 30%, 2019 में 20% अगेन, 2020 में 10% अगेन, 2021 में 20% अगेन, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टू फाइंड द नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड इन 2020, ठीक है। अब मेरे से ना ये क्वेश्चन पूछा गया, याद है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही सेम डिस्कस करा था कि जो भी परसेंटेज का कंसेप्ट पार्ट बाय होल इनटू 100 करके उस फर्स्ट आइटम की मेरे को परसेंटेज मिल जाती थी, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट मैं इसमें भी अप्लाई करूंगा, बट उससे पहले ना मैं एक चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ।
ताकि आगे से इजीनेस रहे सभी में। जैसे कि मेरे को ना नंबर ऑफ शूज, इधर बैग्स मेंशन है तो नंबर ऑफ शूज कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड हुए 2017 में 20/100 इंटू 20,000, ठीक है, क्योंकि 20% ऐसे शूज हैं जो 2017 में, ऑब्वियसली मैं टोटल के साथ उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 4,000 शूज ऐसे मिल जाएंगे 2017 में मैन्युफैक्चर हुए। तो सिंपल परसेंटेज का कंसेप्ट, ठीक है। ऐसे ही मैं सभी ईयर्स का निकाल लूंगा। 4,000 मेरे को मिल गए फॉर 2017, 6,000 मेरे को मिल गए फॉर 2018, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट मूव ऑन करता जाऊंगा 2019 में मेरे को मिल गए 4,000 अगेन, ठीक है, क्योंकि 20% अगेन शूज इसमें मैन्युफैक्चर हुए थे। ऐसे ही अगर मैं 2020 में जाऊंगा तो 2020 में भी मेरे को वही शूज मिल जाएंगे जो मैन्युफैक्चर हुए थे, ठीक है। ऐसे ही इसका कंसेप्ट सेम परसेंटेज वाला मैं इधर भी लगा लूंगा, ठीक है। टोटल 20,000 शूज हैं। ऐसे ही 2021 में मैं वो शूज निकाल लूंगा जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चर हुए थे, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है तो मैं वो अब देखूंगा। मैंने सभी शूज लिख लिए एक बारी ताकि मेरे को इजीनेस रहे सभी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब ना मैं ये देखता हूँ, मेरे से क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड इन 2020। फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज सेम, पार्ट बाय होल इनटू 100, जिसका मेरे को चाहिए लाइक 2017 का मैं ऊपर रख दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2020 के साथ, ठीक है। 2020 में 2000 थे, 2017 में 4,000 थे, ठीक है। तो डायरेक्टली इसकी ना मेरे को 200% मिल गया, ठीक है, इसका आंसर। तो ऐसे हम ना क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट था। अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी एक्चुअली सेम है फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर हम वो देखें जो भी हमने डिस्कस करा था, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर 2018 एंड 19। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2018 में कितने हैं 6,000, 2019 में कितने हैं 4,000। सिंपली डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया, 6,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 2,000, मेरे को इसका आंसर मिल गया। ऐसे ही हम ना, मेरे को ये रेशियो वाला क्वेश्चन इन्होंने कह दिया, रेशियो वाला भी इजी होता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 2020, ठीक है। तो ये मेरे को कैलकुलेट करना है 2019 बाय 2020, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब ये वो है जो मैंने सभी निकाले हुए ताकि मेरे को इजी रहे हर एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 2019 में 4,000 थे, 2020 में 2,000 थे, 4,000 बाय 2,000 इक्वल टू 2:1, मेरे को इसका आंसर मिल गया। तो ना ये ग्राफ के कंसेप्ट ऐसे हैं कि जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को कहा जा सकता है कि परसेंटेज फाइंड आउट करो, सेकंड क्वेश्चन में मेरे को कहा जा सकता है कि इसका डिफरेंस कैलकुलेट करो, थर्ड क्वेश्चन में मेरे को कहा जा सकता है कि इसकी रेशियो फाइंड आउट करो। तो ये टोटल 3 कंसेप्ट्स होते हैं ग्राफ के। तो ये अच्छे से एक बार So guys, अब ना हम सेकंड क्वेश्चन समझेंगे। पहले मैं देखूंगा कि इसकी आस्क है क्या, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन केमिस्ट्री इन द ईयर 2017 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द फिजिक्स इन द ईयर 2017। अब हमको पता है फिजिक्स का हमने ऑलरेडी सब कुछ निकाला हुआ, और मेरे से कौन से स्टूडेंट्स पूछे गए जो एक्चुअल में फेल हुए हैं 2017 में। मैं डायरेक्टली देख लूंगा इधर से जो मैंने टेबल निकाला है, 2017 में 6,000 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एक्चुअल में फेल हुए थे, ठीक है। इधर से मेरे को फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स की तो टोटल नंबर लाइक उनका पता चल गया नंबर, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, स्टूडेंट्स फेल्ड पास इन केमिस्ट्री फॉर 2017। अब मैं डायरेक्टली उस टेबल पे जाऊंगा जिसमें इन्होंने ना इंफॉर्मेशन मेंशन करी हुई थी। 2017 में केमिस्ट्री में 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर नहीं करा, मतलब कि 60% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पास करा एग्जाम, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली 40% से भी निकाल सकता हूँ, नहीं तो 60% से भी निकाल सकते हो। तो मैंने 40% से निकाला, मेरे को वो नंबर पता चल गया जो एक्चुअल में फेल थे, ठीक है। ऐसे ही मैं टोटल से उसका माइनस करूंगा तो मेरे को वो वाले स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे जो एक्चुअल में पास करा एग्जाम। मेरे को डिफरेंस पूछा गया ना इनका, तो 18,000 माइनस 6,000 12,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन के आस्क के अकॉर्डिंग हमारे को मिल गए, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड। सो गाइस, अब ना हम राउंड 2 एनालिटिकल राउंड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ना मैं ये बताता हूँ कि इसमें कितने सेक्शंस रहते हैं और इसमें कितने टोटल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें ना 5 सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस के बारे में मैं डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं राउंड 2 एनालिटिकल राउंड में, ठीक है। सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है पजल्स। अब पजल्स हैं, ये लगा लो कि जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वैसे वाले डायरेक्शन बेस्ड। विजुअल रीजनिंग में ऐसा लगा लो कि जैसे कोई 4 फिगर्स दी हुई हैं,
तो उसमें मेरे को बता दिया कि फाइंड द ओड वन आउट, ठीक है, कोई 4 फिगर है उसमें ओड वन आउट मेरे को फाइंड आउट करनी है। या एक ऐसी एग्जांपल लगा लो कि मेरे को 3 फिगर्स दी हुई हैं, तो मेरे को नेक्स्ट फिगर बतानी है कि नेक्स्ट फिगर कैसी दिखती होगी, ठीक है, ऐसे वाली होती है। या कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक मेरे को ना बड़ी ट्रायंगल दी हुई है, उसमें ना कुछ ट्रायंगल्स है, तो मेरे को ऐसे कह दिया कि फाइंड द टोटल ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं विजुअल रीजनिंग, ठीक है, जैसे बैंकिंग में आते हैं ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वैसे वाले क्वेश्चंस। अटेंशन टू डिटेल्स में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि मैथमेटिक्स बेस्ड में आगे समझाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। अब फोर्थ सेक्शन होता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में ना ऐसा लगा लो कि जैसे वॉटसन टेस्ट में आते थे ना, अब किसी को अगर पता हो वॉटसन क्लास का टेस्ट कैसा होता है तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। कंक्लूजन्स एंड डिडक्शंस वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें कि रहता है कि कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो नन ऑफ द अबव, ठीक है, मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ना हमें कुछ कंक्लूजन्स दी होती हैं, तो उसके बेसिस पे हमें आंसर्स देने पड़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लास्ट सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग। अब ऐसा लगा लो कि जिसमें कि सपोज थ्री फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई भी थ्री फ्रेंड्स हैं ए बी सी, ठीक है, मेरे को बता दिया कि ये 3 फ्रेंड्स हैं, उसके ना कुछ आगे मेरे को सिचुएशन दी है, तो मेरे को ऐसे कह दिया कि किसकी सबसे ज़्यादा हाइट है या कौन सबसे ज़्यादा टॉलर है। ऐसे मैं आगे समझाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन। अब ना हम सबसे फर्स्ट पजल्स वाले पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले तो गाइस ये ना कोई एक्चुअल में क्वेश्चंस नहीं है असेसमेंट में, सिंपली एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल रियल क्वेश्चंस शो करना स्क्रीन पे वो थोड़ा सा ना कॉपीराइट का इशू है, तो इस करके ना थोड़े से मॉडिफाई करे हैं मैंने क्वेश्चंस, बाकी होंगे ऐसे ही बट थोड़े से ना मॉडिफाई कर दिया मैंने। अभी एक बार ना क्वेश्चन स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ, ठीक है, वैसे वैसे ना मैं समझाता जाऊंगा। सपोज अभिषेक स्टार्ट्स बाय वॉकिंग 5 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, अब ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, मैं साइड बाय साइड ना ये भी ले रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं मूव ऑन करूंगा। अभिषेक का सेंटर पॉइंट ए है, ठीक है, जहां पे मैंने ए मेंशन करा हुआ है। 5 किलोमीटर वेस्ट में गया, मैं इधर आ गया, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे मैं पहुंच गया जहां पे मैंने एरो मार्क करा हुआ है, ठीक है, एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। मैं 9 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ मूव करा, ठीक है, तो मैं साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, मैं लेफ्ट अगेन जा रहा हूँ, ठीक है, तो 5 किलोमीटर मैंने इधर मैं दोबारा से वापस आया, इसके ना ग्राफ के बेसिस पे समझना, जैसे जैसे मैं एरोस लगा रहा हूँ, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। इस 5 किलोमीटर के बाद मैं दोबारा से राइट मुड़ा और मैं 4 किलोमीटर आगे मूव ऑन करा, ठीक है। अब ये मेरे से पूछ रहा है हाउ फार इज अभिषेक और अमन फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ए पॉइंट तो मेरा ये था, ठीक है, अब टोटल मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हुआ 13 किलोमीटर। वो कैसे, क्योंकि 9 किलोमीटर तो यही है और 4 किलोमीटर आगे, ठीक है, टोटल 13 किलोमीटर ये हो चुका है। अब ऐसी ना सेकंड सेक्शन विजुअल रीजनिंग की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ये 4 फिगर्स दी हुई है, ठीक है, मेरे को कहा हुआ है फाइंड द ऑड वन आउट। अब सभी कुछ सही है, मैं डायरेक्टली आंसर की तरफ जाता हूँ। अब इसमें ना ये देखना है, इसमें 2 डॉट्स हैं, इसमें 2 डॉट्स हैं, इसमें 1 डॉट है, इसमें 2 डॉट है, तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ है जिसमें कि 1 डॉट है, ठीक है, तो ये सी इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट है अटेंशन टू डिटेल, जिसमें मैं कह रहा था कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे। ये मेरा एक्चुअल में ना ये मेरा क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, जिसमें स्टेप 1 टू स्टेप 6 दिया हुआ है। मेरे को क्वेश्चन में पूछा हुआ है इफ द इनपुट वैल्यू इज 84 देन व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब 84 सबसे पहले मैं स्टेप 1 की तरफ मूव ऑन करूंगा। सबसे पहले 84 डिवाइड बाई 3, अब 84 को मैंने 3 से डिवाइड करा तो 28 मेरा आ गया आंसर, ठीक है। स्टेप 2 आया मेरा, अगर तो इफ लेस देन 20 मेरा था देन मेरे को 15 ऐड ऑन करने पड़ने थे, अदरवाइज प्रोसीड टू स्टेप 3, ठीक है, बट इसका स्टेप 1 में ना 28 था, मतलब कि जो कि 20 से ज़्यादा है, तो मैं स्टेप 3 की तरफ मूव ऑन करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरे पे सही नहीं रही। स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट 8, 28 में से 8 सब्ट्रैक्ट करे 20 आ गए, ठीक है। स्टेप 4 मल्टीप्लाई बाय 5, अब 20 को मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो 100 आ गया, ठीक है। देन इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन सब्ट्रैक्ट 4, अदरवाइज प्रोसीड टू स्टेप 6। 100 कहाँ से 3 का मल्टीपल होने लग पड़ा, ठीक है।
अदरवाइज प्रोसीड टू स्टेप 6। तो मेरे को स्टेप 5 फॉलो नहीं करना, मेरे को स्टेप 6 की तरफ मूव ऑन करना है, ठीक है। 100 में मैंने 20 ऐड करे तो 120, ये मेरा फाइनल आंसर है 120, ठीक है। तो ये होता है अटेंशन टू डिटेल। अब इसमें कोई भी कैलकुलेशन आ सकती है, सीरीज आ सकती है, ठीक है, ऐसे वाले रह सकते हैं क्वेश्चन। अब ये क्रिटिकल रीजनिंग टाइप, जिसमें मैं कह रहा था कंक्लूजन और डिडक्शन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब ना क्वेश्चन समझना एक बारी। सबसे पहले ये एक मेन स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं एक बारी कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। ये दो कंक्लूजन्स हैं, ये 4 एमसीक्यू हैं, जिसमें मेरे को राइट 1 एमसीक्यू चूज करना है। स्टेटमेंट है, आउट ऑफ द 100 रन स्कोर्ड बाय द टीम 60 रन वर स्कोर्ड बाय द प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। मतलब कि 60 रन प्लेयर ए एंड प्लेयर बी की पार्टनरशिप की वजह से हुए हैं, ठीक है। मतलब कि इन्होंने कंबाइन करके 60 रन हुए हैं, प्लेयर एंड ए एंड प्लेयर बी, ठीक है। 100 रन स्कोर करे हैं टोटल टीम ने, ठीक है। अब फर्स्ट कंक्लूजन है, ए एंड बी वर ओपनिंग बैट्समैन। सेकंड कंक्लूजन है, 40 रन वर स्कोर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द टीम, ठीक है। अब इसके मेरे को जो एमसीक्यू है वो भी देखना। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज या ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। अब इसमें बहुत ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी टोटली रॉन्ग है। इन्होंने कहीं स्टेटमेंट में हमारे को मेंशन करा कि ए एंड बी ओपनिंग बैट्समैन थे, कहीं भी मेंशन कुछ भी नहीं करा। सेकंड स्टेटमेंट सही है, 40 रन वर स्कोर बाय द रेस्ट ऑफ द टीम, क्योंकि 60 रन अगर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी स्कोर कर रहे हैं तो 40 रन जो बचे हुए हैं तो वो रेस्ट ऑफ द टीम ही स्कोर करेगी, ठीक है। तो इस करके इसका आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, जो कि एक्चुअल में इसका राइट आंसर है। अब लास्ट सेक्शन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग में ना थोड़े से ऐसा लगा लो कि पजल्स बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ये कभी कभी सीरीज भी आती है कि वो आगे मैं एक्चुअल में समझाऊंगा कैसे कैसे। अब ये ना ये क्वेश्चन है, समझना। पहले मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। राहुल इज टॉलर देन मोहित एंड अभिनव इज शॉर्टर देन मोहित, हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम, ठीक है। ऑप्शंस मेरे पास दी हुई है, राहुल, मोहित, अभिनव, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इसका ना सबसे पहले ना हम ग्राफ से, ग्राफ या कुछ भी ऐसे रफ में मैंने बनाया। सबसे पहले 3 फ्रेंड्स है, राहुल, मोहित एंड अभिनव। मैंने ऐसे लिख लिया सीरीज में एक बारी। राहुल इज टॉलर देन मोहित, ये मैंने इधर लिख लिया, राहुल इज टॉलर देन मोहित, ठीक है, ग्रेटर देन करके। एंड अभिनव इज शॉर्टर देन मोहित, यानी कि मोहित बड़ा अभिनव से, बट मोहित छोटा है राहुल से। तो इन तीनों में से बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि राहुल मोहित से भी बड़ा है, अभिनव से भी बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर राहुल आएगा। तो ऐसे ही इसके 5 सेक्शंस होते हैं। आई होप ये सभी क्लियर है गाइस। अब हम राउंड 3 के बारे में बात करेंगे। राउंड 2 एनालिटिकल का मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा था। राउंड 3 होता है इंग्लिश ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके भी हम पहले सेक्शंस और क्वेश्चंस के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले इसके भी 5 सेक्शंस ही होते हैं। 5 सेक्शंस में ना टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जिसमें कि जनरल एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कोई एम्प्टी ब्लैंक है तो हमें कोई सूटेबल वर्ड फिल करना पड़ता है वही ब्लैंक में। सेकंड सेक्शन होता है एरर डिटेक्शन। सपोज कोई स्टेटमेंट है, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, उसमें ए बी सी डी करके ना कुछ अंडरलाइन करे हुए हैं वर्ड्स, हमें ये बताना कि कौन से लाइक ए बी सी डी में से किस में एरर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। थर्ड सेक्शन होता है सेंटेंस करेक्शन एंड पंक्चुएशन। सेंटेंस करेक्शन पंक्चुएशन वाले वही है कि जो कोई 4 सेंटेंसेस जो हैं तो हमें पंक्चुएशन के बेसिस पे ही बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फोर्थ सेक्शन होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। जम्बल्ड वर्ड्स काइंड ऑफ होता है, किसी में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, किसी में कुछ वर्ड्स का हमें सेंटेंस अरेंजमेंट करना होता है। जैसे एससीपीओ में 30 एमसीक्यू राउंड होता है ना, ये काफ़ी हद तक उसके जैसा ही है। फिफ्थ सेक्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे हम स्कूल में हमारे टेस्ट होते थे, उसमें कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते थे, उसमें हमें एमसीक्यू होते थे, पैसेजेस में से हमें फाइंड आउट करने पड़ते थे उसके आंसर, तो वैसे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब ना मैं सबका एक एक टाइप दिखा देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स। सपोज ये स्टेटमेंट है, उसके मेरे को 4 एमसीक्यू दिए हैं तो मेरे को सबसे सूटेबल वर्ड फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेक्शन एरर डिटेक्शन। अब इसमें देखना, पहले मैं ना सेंटेंस रीड आउट करता हूँ, सेंटेंस नहीं, सिंपली जो कॉन्टेक्स्ट इसका। आउट ऑफ द 4 अंडरलाइंड phrases marked A, B, C and D, choose the phrase which is wrong or inappropriate in context of the sentence। ए बी सी डी 4 मार्क करे हुए हैं, ठीक है, अंडरलाइन करे हुए हैं। मेरे को बताना कि कौन सा गलत है, ए बी सी या डी। तो इसमें ऐसे है कि हमें सूटेबल वाला मार्क करना पड़ेगा कौन सा गलत है। सेंटेंस करेक्शन, ये भी एक पार्ट रहता है,
इसको सेंटेंस करेक्शन कह लो, हालांकि एक पंक्चुएशन वाला भी इसका टाइप रहता है, वो आगे मैं बताता हूँ कैसा होता है सेंटेंस करेक्शन में ना। अब ये देखना, सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट ही पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई इफ द अंडरलाइन पार्ट इन द बिलो सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इफ यस चूज द ऑप्शन व्हिच मेक्स द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, इफ नो चूज द ऑप्शन दैट इज सेम एज अंडरलाइन पार्ट। ठीक है, सबसे पहले एक सेंटेंस दिया हुआ है, अगर तो मेरा इनकरेक्ट है तो मैं रॉन्ग जो भी मेरे को एमसीक्यू लिस्टेड है उसमें से राइट वन चूज कर सकता हूँ। अगर तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही है, इट्स जो भी इन्होंने मार्क करा हुआ है वो बिल्कुल सही है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं वही मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, हालांकि इसमें जो मार्क करा है ये गलत हो, इसका राइट आंसर ये इन 4 एमसीक्यू ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट भी रहता है, इसका ही एक पंक्चुएशन वाला पार्ट भी रहता है, और वो भी बताता हूँ। सेंटेंस अरेंजमेंट, ये जंबल्ड वर्ड्स वाले होते हैं, तो ये देख लो, एक आउट ऑफ द वर्ड्स फ्रेजेस गिवन बिलो द पोजीशन ऑफ वन इज फिक्स, ये पोजीशन फिक्स कर दी। पी क्यू आर एस मेरे को ऑप्शंस दे दी, मेरे को अब ये देखना है, मतलब कि करेक्ट ऑर्डर मेरे को मेंशन करना है। ठीक है, तो ये मेरी 4 ऑप्शंस होगी। ठीक है, देख लेना, जिसका कि मेरे को पूरा सेंटेंस मैंने हालांकि ये भी मेंशन करा हुआ है कैसे कैसे हमारा रहेगा। अब नेक्स्ट आता पंक्चुएशन, जो कि थर्ड वाले का ही टाइप था। अब इसमें 4 मेरे को ऑप्शन थे, मेरे को सही, मेरे को देखना कि कौन सा पंक्चुएशन वाइज सही। सो गाइस, लास्ट राउंड होता है एडिशन इंग्लिश मॉड्यूल। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। तो इसके कुछ खास क्वेश्चंस मेंशन करने लायक थे नहीं, क्योंकि ये काफी इजी रहते हैं। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर हम तीनों सेक्शंस के बारे में बात करें, फर्स्ट सेक्शन चैट बेस्ड, सेकंड सेक्शन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड सेक्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके कुछ इतना खास नहीं होता, टोटली कस्टमर या सिनेरियो बेस्ड या वॉइस बेस्ड भी रहते हैं। इवन कि मैंने वॉइसेस का मेंशन नहीं करा, बट वो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही आ जाते हैं, वॉइस बेस्ड। तो ये कुछ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 होते हैं। बाकी आई होप सब कुछ क्लियर है, सभी सेक्शंस मैंने समझा दिए। गाइस, अगर मैं वॉइस वर्जन के बारे में बात करूं तो ये एलओए केस मैनेजर का ना सेकंड राउंड है। जैसे हमने फर्स्ट राउंड में डिस्कस करा ना, फर्स्ट राउंड में 4 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, एनालिटिकल, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव एंड एडिशनल इंग्लिश मॉड्यूल। उसके बाद जैसे ही हम अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं ना, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो असल में सेकंड राउंड नेक्स्ट राउंड है। ठीक है, जो वॉइस वर्जन राउंड होता है, वॉइस वर्जन राउंड ना मैंने बहुत बड़ी चैनल पे इवन की डिस्कस करा हुआ है, वो भी पुरानी वीडियोस देख लेना कि जिसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया। बट इधर मैंने एक बारी ओवरव्यू देता कि वॉइस वर्जन राउंड एक्चुअल में होता क्या है। वॉइस वर्जन ना 6 सेक्शंस में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन रीडिंग सेक्शन, सेकंड सेक्शन रिपीट सेक्शन, थर्ड सेक्शन क्वेश्चंस, फोर्थ सेक्शन सेंटेंस बिल्ड, फिफ्थ सेक्शन स्टोरी रिटेलिंग, लास्ट सेक्शन ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो ये 6 सेक्शंस हैं ना, अब इन्हीं 6 सेक्शंस के ना मैं क्वेश्चंस बताता हूँ कि हर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे ही रीडिंग वाला है ना, तो रीडिंग में ना 8 सेंटेंसेस होते हैं, रिपीट में 16 सेंटेंसेस जो हमें रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं 24 जो हमें वन वर्ड या हम पूरी सिंगल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस बिल्ड। सेंटेंस बिल्ड असल में ना सेंटेंस करेक्शन होता है कि जैसे जंबल्ड वर्ड्स दिए होंगे तो हमें ना पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन काइंड ऑफ। ऐसे ही अब नेक्स्ट वाला है स्टोरी रीटेलिंग। अब जो स्टोरी रीटेलिंग है ना, हमें 3 स्टोरीज सिस्टम बोलेगा, मतलब जो भी स्पीकर बोलेगा हमें ना वही सेम स्टोरीज बोलनी है, मीनिंग सिमिलर होना चाहिए, बट हमारे वर्ड्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, हमें ना मतलब थोड़े वर्ड चेंज करने पड़ेंगे, अपनी वोकैबुलरी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस 2 ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली ये टॉपिक होगा। ठीक है, जो 2 टॉपिक होगा ना, तो हमें ना उन पे 40 सेकंड्स के लिए बोलना पड़ेगा। तो ये टोटल वॉइस वर्जन सेक्शन होता है जो 17 मिनट्स के लगभग चलता है। तो ये देख लेना एक बारी।